नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां अंडमान निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण पीएम मोदी ने नामकरण किया है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे हैं द्वीपों के नाम। जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। नेताजी के जीवन और योगदान को समर्पित स्मारक का भी शिलान्यास किया गया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई है आज। भाई और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदान की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पर जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। दिल्ली से अब खबर, जहां गणतंत्र दिवस की झांकी में इस बार दिखेगा अयोध्या का दीपोत्सव। जहां झांकी में राम की पैड़ी और पुष्पक विमान का भी नजारा दिखेगा। वनवास से लौटे श्री राम का स्वागत करती माता कौशल्या, सुमित्रा के कई भी दिखेंगी। तो अद्भुत होगी इस बार की झांकी, जहां अयोध्या की भी रौनक नजर आएगी इस झांकी के जरिए। गणतंत्र दिवस की झांकी में इस बार अयोध्या का दीपोत्सव भी दर्शाया जाएगा और इसी के साथ झांकी में राम की पैड़ी और पुष्पक विमान का भी नजारा होगा। साथ ही साथ वनवास से लौटे श्री राम का स्वागत करती माता कौशल्या, सुमित्रा के कई भी नजर आएंगी।
तो बड़ी तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस की और इसमें किस तरीके से झांकियों के जरिए जहां अलग अलग संस्कृति का उल्लेख किया जाता है और इसी के माध्यम से इस बार अयोध्या का दीपोत्सव जो कि ऐतिहासिक अब क्षण बन चुका है और इसी को दर्शाया जाएगा झांकी के माध्यम से। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह बड़ी तैयारी की जा रही है। साथ ही राम की पैड़ी और पुष्पक विमान का भी नजारा देखने को मिलेगा। वनवास से लौटे श्री राम का स्वागत करती माता कौशल्या, सुमित्रा के कई भी नजर आएंगी। तो जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तरफ जहां पराक्रम का नजारा देखा जाता है अलग अलग सेनाओं की तरफ से, तो इसी के साथ साथ संस्कृति से जुड़ी झलक भी देखने को मिलती है। भारत क्यों सबसे अलग है और किस तरीके से भारत अपनी संस्कृति को संजो कर रखता है, उसकी क्या खासियत है, गणतंत्र दिवस के मौके पर उसका एक छोटा स्वरूप दिखाया जाता है झांकियों के माध्यम से। और इस बार उसी झांकी के माध्यम से अयोध्या का दीपोत्सव भी दर्शाया जाएगा, जो कि अपने आप में बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखना कि किस तरीके से दीपोत्सव को दर्शाया जाता है, यह अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। झांकी के जरिए राम की पैड़ी और पुष्पक विमान का भी नजारा दिखेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए बड़ी तैयारी है गणतंत्र दिवस की और इस मौके पर अयोध्या का दीपोत्सव होगा, तो कहीं ना कहीं चार चांद लगेंगे झांकियों में। क्या कुछ इसकी बड़ी तैयारी है? देखिए, अगर हम बात करें तो अयोध्या दीपोत्सव का थीम जो है अब की बार कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ पर नजर आने वाला है उत्तर प्रदेश की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और सूचना के तमाम जो अधिकारी हैं और जो इस टीम में तमाम कलाकार हैं उनकी ओर से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय रंगशाला में इस झांकी को बनाने का जो काम है वो चल रहा था और जिस तरीके से अयोध्या में हर साल भव्य दीपोत्सव का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश सरकार कराती है और इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस बार कर्तव्य पथ पर जब 26 जनवरी के लिए तमाम झांकियां निकाली जाएगी तो उत्तर प्रदेश की झांकी अपने आप में अद्भुत झांकी होगी, क्योंकि जिस तरीके से इस झांकी को बनाया गया है, आप देखिए सबसे अग्रभाग में यानी अगले भाग में जो ऋषि वशिष्ठ हैं उनकी प्रतिमा आपको दिखाई देगी। इसके अलावा पिछले भाग की अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम, सीता माता और प्रभु लक्ष्मण की जो प्रतिमाएं हैं वो नजर आएंगे। इसके अलावा कौशल्या माता की बात करें और भी जो स्वागत जब प्रभु श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे तो जिस तरीके से दीपोत्सव हुआ था और जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया था उसको यहाँ पे दिखाने का जो प्रयास है वो अब की बार उत्तर प्रदेश की झांकी में किया गया है। और कलाकारों की बात करें तो कलाकारों की भी जो तैयारी है वो पूरी है और जो गीत संगीत अयोध्या वापस आने के बाद प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या वासियों ने गाया था उसकी भी तैयारी कहीं ना कहीं कलाकारों को कराई गई है। और अपने आप में जो झांकी का रिहर्सल है या यूं कहें कि कल जब मीडिया के सामने ब्रीफिंग दी गई तो बताया गया कि किस तरीके से जो तैयारी है वो कई दिनों से चल रही थी और पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में दूसरा ऐसा मौका है जब उत्तर प्रदेश की ओर से अयोध्या की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की ओर से जो झांकी निकाली जाती है उसमें अयोध्या को एक तरीके से 2 बार रखा गया है, यानी ये दूसरी बार है पिछले 3 साल में। तो निश्चित रूप से अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग इलाकों में हो रही है, तो उसी को कहीं ना कहीं देखते हुए इस बार जब कर्तव्य पथ पर झांकी निकाली जाएगी, जब परेड होगा, तब कहीं ना कहीं अपने आप में उत्तर प्रदेश एक अलग छवि पेश करेगा और अध्यात्म को कहीं ना कहीं दिखाने का जो प्रयास है वो किया गया है। और एक बात है कि जिस तरीके से अयोध्या में जब दीपोत्सव होता है तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बना था, तो उसको भी कहीं ना कहीं देखते हुए ये इस थीम को चुना गया है। और निश्चित रूप से अपने आप में बेहद ही खूबसूरत जो झांकी है वो उत्तर प्रदेश की ओर से इस बार 26 जनवरी की परेड में निकाली जानी है। और इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं अभी भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस झांकी को और भी भव्य और दिव्य जो रूप है वो दिया जा सके। बिल्कुल, वाकई ये जो दृश्य है वो अलौकिक और अद्भुत होने वाला है।
ठीक है, आप पीयूष बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, जहां गणतंत्र दिवस परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। जहां दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण कुछ रास्तों को बंद किया गया है, कुछ रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कर्तव्य पथ और विजय चौक से इंडिया गेट तक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रखी गई है। तो वहीं रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड भी परेड पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो कर्तव्य पथ और विजय चौक से इंडिया गेट तक वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी है, क्योंकि फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, और इसी के लिए रूट डाइवर्जन भी किया गया है। बाकायदा इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हो चुकी है और इसी का पालन अब किया जा रहा है। जहां फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण कुछ रास्तों को फिलहाल के लिए बंद किया गया है और कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनमें रूट डाइवर्जन किया गया है। तो कर्तव्य पथ विजय चौक से इंडिया गेट तक आवाजाही फिलहाल बंद है, जहां रफी मार्ग, जनपद और मानसिंह रोड भी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देखिए, फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है और इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरीके से उसका पालन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 26 जनवरी की तैयारी को लेकर आमतौर पे ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, चाहे बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की बात करें उस दौरान के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, और थोड़ी देर पहले के लिए जो रिहर्सल है, फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। तो निश्चित रूप से इंडिया गेट की बात करें या कर्तव्य पथ की बात करें, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक की बात करें, पूरे रास्ते जो रास्ते वहाँ पे टच करते हैं, ITO पर भी यहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई थी। इसके अलावा मंडी हाउस की बात करें, कोपरनिकस मार्ग पर भी जो बैरिकेटिंग है वो दिल्ली पुलिस की ओर से फिलहाल अभी भी लगाई गई है। तो निश्चित रूप से रूट का डाइवर्जन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस के जवानों की ओर से किया गया है, और धीरे धीरे जैसे ही रिहर्सल ये खत्म हुआ है उसके बाद धीरे धीरे इन रूट्स को खोला जा रहा है आम जनता के लिए। लेकिन एहतियातन कहा गया है कि जो इंडिया गेट सर्किल है वहां पे ज्यादा जरूरी हो तो अभी जो लोग हैं वो जाएं और उन रास्तों से जाने से बचे, क्योंकि आमतौर पे करीब 3 से 4 दिन पहले ही 26 जनवरी के यहाँ पे इन रोडों पे ट्रैफिक जाम ज्यादा लग जाता है, और क्योंकि बैरिकेटिंग लगा दी जाती है दिल्ली पुलिस द्वारा और एहतियातन इन रास्तों से बचने के लिए कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक पुलिस की ओर से तमाम जो एडवाइजरी है वो कल देर शाम जारी की गई थी, और आगे भी ऐसी एडवाइजरियां जारी की जाएगी, क्योंकि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है उसका आयोजन होने वाला है। इसके अलावा समय समय पर ऐसे कई आयोजन है जिसकी जो 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, तो उसका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए और भी एडवाइजरी जारी की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से राजपथ की अगर हम कर्तव्य पथ की बात करें, जो कि हाल ही में उसका राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है, तो उसको किस तरीके से वहां पे व्यवस्थाएं की जाए ताकि 26 जनवरी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो, और जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है, क्योंकि अब की बार कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया की नजर कहीं ना कहीं रहने वाली है, क्योंकि 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो भी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से जब दुनिया हमारे जो रणबांकुरे हैं उनके शौर्य का प्रदर्शन देखेगी, जमीन से आसमान तक इस शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा, और तमाम तरीके की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। करीब 50 जो विमान है वो फ्लाइंग पास्ट करते हुए आसमान में नजर आएंगे। इसके अलावा जो अलग अलग जो झांकियां है, करीब 17 ऐसी झांकियां हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जो इसमें सम्मिलित होंगी। इसके अलावा 6 जो मंत्रालय हैं उनकी झांकियां इस परेड में शामिल होंगी। तो सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तैयारियां हो गई हैं और गणतंत्र दिवस का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव का रणनीतियों पर वो चर्चा करेंगे। जहां दोपहर 1 बजे जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में बैठक होगी। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ दोपहर 1 बजे
जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित एंटरटेनमेंट पैराडाइज में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। तो दोपहर 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। बड़े स्तर पर यह बैठक आयोजित हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे। क्या बड़ा वो मूल मंत्र देते हैं इस दौरान, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर वो चर्चा करेंगे और इसके लिए बैठक का समय दोपहर 1 बजे का निर्धारित किया गया है, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक आयोजित रहेगी, जिस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे और कार्य समिति को संबोधित करेंगे इस बैठक को, जिसके माध्यम से वो मूल मंत्र देंगे। तमाम क्योंकि नेता मौजूद रहेंगे, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और सभी को जेपी नड्डा क्या मूल मंत्र देते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति वो सौंपते हैं, ये देखना होगा। तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उनमें से एक राजस्थान, और इसी के लिए रणनीतियों पर चर्चा के लिए खास बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। अब खबर बिहार के कटिहार से है, जहां कोड़ा प्रखंड के मकईपुर गांव की महिलाएं सरकार से रोजगार की मांग कर रही हैं। महिलाओं की माने तो उन्होंने सबसे पहले बिहार में शराबबंदी की मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद उनकी ये मुहिम पूरे प्रदेश में पहुंची, लेकिन उनके इस मेहनत को ना तो अभी तक सरकार की ओर से कोई सम्मान मिला और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक उन्हें पुरस्कृत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं, लिहाजा महिलाएं अब उनसे रोजगार की मांग कर रही हैं। बिहार के सीतामढ़ी स्थित बेला थाना क्षेत्र में 2 युवकों का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। खबरों की माने तो दोनों युवक 11 जनवरी से ही अपने घर से लापता थे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी निशानदेही पर दोनों युवकों के शव बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने फिरौती के लिए दोनों युवकों का अपहरण किया था। तो वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों से अभी भी पूछताछ जारी है। परिजन का बस सत्यापन करने की आवश्यकता है। सत्यापन करने के बाद डेड बॉडी हम लोग हैंड ओवर करें। जो गांव है परसा गांव, वो एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के पास लगा हुआ है, तो उसी का इन लोग के द्वारा मुख्य रूप से फ़ायदा उठाने का प्रयास किया गया है कि बॉर्डर ये लोग क्रॉस करवा देंगे तो उधर की पुलिस को आने में दिक्कत होगी। हम सीतामढ़ी पुलिस को जब सूचना मिली है तो सीतामढ़ी पुलिस तुरंत इसमें हरकत में आई है और जो संदिग्ध हम लोग को लगे हैं उसके आधार पर हम लोग कुछ लोग को डिटेन किए हैं और उनसे पूछताछ करने के क्रम में मामले का पूरी। बिहार के कटिहार स्थित कोलासी बाजार में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चोरी के बाद पीड़ित से पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ अचानक मोगा के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान हरभजन सिंह ने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा, साथ ही शिक्षकों के साथ बैठक भी की। मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि जब से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से उनकी कोशिश है कि पंजाब में शिक्षा और सेहत की सुविधा बेहतर हो। साथ ही उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को उनकी सरकार प्रदेश में 500 मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। भगवंत सिंह मान साहब की सरकार बनी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ भी तरह की कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उन्होंने सॉल्व किया जाए।
सदगुरु श्री बाबा लाल जी की जयंती के अवसर पर पंजाब के बटाला में उनके अनुयायियों ने बटाला से ध्यानपुर तक भव्य तीर्थ यात्रा निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस यात्रा में महंत राम सुंदर दास भी शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश में सरकारी कार्यालयों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में अवकाश की घोषणा की। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र का आखिरी सत्र राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के बाद शुरू हुआ। सत्र में सीएम अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत सरकार और विपक्ष के तमाम विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल सदन में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन भी करेंगे। चुनावी साल में पेश होने वाला ये बजट जनता के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम सख्त नजर आ रही है। जहां फरीदाबाद पुलिस की ओर से बंद की गई फाइलों को क्राइम ब्रांच ने फिर से खुलवाकर ठगी करने वाले दिल्ली के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। आरोपी को दिल्ली के कड़कड़ुआ इलाके में इससे गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए क्राइम ब्रांच ने बताया है कि आरोपी एटीएम फ्रॉड कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये जी एटीएम फ्रॉड करने वाला अपराधी है, दिल्ली का रहने वाला है और बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसने बहुत सारी वारदातें अंजाम दी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में एक्सपर्ट है। इसका एक साथी हमने पहले भी अरेस्ट किया हुआ था। ये दोनों मिलके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और उन्हीं फर्जी आईडियों पर फिर ये अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते और उन्हीं फर्जी आईडियों पर ये अलग अलग कार्ड स्वैप मशीन लेते। उसके बाद ये जो अनजान जो शरीफ लोग हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता ढंग से, एक बुजुर्ग हो, महिला हो, उनके एटीएमों पे जाकर उनका कार्ड चेंज करके और जो इन्होंने फर्जी खाते खुलवाए हुए हैं उनमें उन फर्जी जो मशीन ली हुई है उनसे कार्ड स्वैप करके अमाउंट उनमें ट्रांसफ़र करके और करोड़ों रुपए का चूना लोगों को लगा चुके हैं। ये लखनऊ से अब खबर, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बेंगलुरु में रोड शो होगा। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बेंगलुरु पहुंचे मंत्री अधिकारी। 5 जनवरी से 9 बड़े महानगरों में शो की शुरुआत हुई थी। कई बड़े कॉर्पोरेट हस्तियों से भी की जाएगी इस दौरान मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं और इसी सिलसिले में देखिए 5 जनवरी से रोड शो भी 9 महानगरों में, जो बड़े महानगर हैं, उनमें आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के चलते आज भी बेंगलुरु में ये खास आयोजन रहेगा, जहां जिस दौरान कई बड़े हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बेंगलुरु में फिलहाल सभी अधिकारी और मंत्री पहुंचे हुए। मेरठ से अब खबर, जहां सपा विधायक अतुल प्रधान कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं। जनता की समस्या लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे अतुल प्रधान। जनता की समस्या लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने का समय लिया था, जहां अफसरशाही की मनमानी से कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं। जनता की समस्या लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने का समय लिया था, जहां अफसरशाही की मनमानी से कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर धरने पर बैठे हैं सपा विधायक अतुल प्रधान का ये धरना, जहां जनता की समस्या को लेकर वो बैठे हुए धरने पर। विधायक अतुल प्रधान को कमिश्नरी कार्यालय के फर्श पर बैठना पड़ा है, क्योंकि कमिश्नर साहब विधायक जी की फरियाद नहीं सुन रहे हैं। जो पीड़ित लोग हैं उनकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। बात करेंगे किस तरह से बैठना पड़ा है और क्या क्या कारण रहे हैं विधायक जी जो यहाँ फर्श पर बैठना पड़ा है। देखिए, मेन बात यह है कि लोकतंत्र में आम जनता भगवान है। लोकतंत्र में जनता ही ताकतवर होती है। लेकिन इस समय जहाँ मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान, उनकी पूरी बात अगर सही बात है उनकी सुनी जाए। मैं विपक्ष का हूँ, विपक्ष का होने के नाते जो हमें मुद्दे, जो हमें बातें उठानी है वो उठानी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए। आज जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सारा देश बना रहा है, विश्व बना रहा है,
ऐसे समय पे जिन लोगों ने हमारे देश में लोकतंत्र को कायम करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी, ऐसे समय पे अगर जनप्रतिनिधि कोई व्यक्ति, मैं खुद कमिश्नर महोदय की, जिसलिए मैं आज बैठा हूं, मैं कमिश्नर महोदय से टाइम लेकर यहां पर आया और टाइम लेकर आने के बाद में उन्होंने जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ, तो चलो जब जनता ही जो लोग आए हैं उनके साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार है। मान लीजिए हम टाइम लेकर आए, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, अगर बात सुनना नहीं चाहते और थोड़ी सी बात कहने के बाद में आप उसको बात को नकार के अपना काम करने लग जाएंगे, हम टाइम लेकर आपसे आए हैं, तो मान लीजिए हम जनता का काम लेकर आए, अपना तो काम लेकर आए नहीं, तो जब अपना लोगों का काम लेकर आए आपको बात तो पूरी सुन लेनी चाहिए। और जब बात अगर आप पूरी नहीं सुनना चाहते तो समय मत देते, कह देते कि हमारे पास नहीं है समय जनप्रतिनिधि को टाइम देने का, तो हम लोग नहीं आते। लेकिन अगर टाइम दिया है तो कम से कम प्रॉपर तरीके से जिनकी समस्या उनकी बात तो सुन लें। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए थे। मैंने अभी विधानसभा अध्यक्ष जी को भी इसकी सूचना दे दी है और मैंने लिखित भी माननीय कमिश्नर महोदय को लिख कर दिया है कि आपने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, कम से कम हमें इसका जवाब दे दें। विधायक जी, सबसे बड़ी बात है, किन किन समस्याओं को लेकर के कमिश्नर साहब के पास पहुंचे थे? देखा जाए तो कमिश्नर मंडल की अधिकारियां काफी बिजी रहती हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना? अच्छा, बिजी रहती हैं तो जब समय दे दिया तो काय के बिजी हैं भाई? आप पत्रकार हो, आप जानते हो जब हम समय लेकर आए हैं, हमने समय पूछा ना आप कितने बजे हमें समय दे सकते हैं, तो जो उनके पास समय रहेगा तो वही तो हमें समय दिया, तो जो समय दिया हम उनके पास आए। आज डीएम साहब मेरठ के नहीं थे यहाँ पर, हम लोगों ने कमिश्नर साहब से टाइम लिया, टाइम लेने के बाद में हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में हमने अपनी बात रखनी चाहिए, उन्होंने नहीं सुननी चाहिए, हम उनके फर्श पर बैठ गए। फर्श पर बैठकर कम से कम लोगों को ये पता लग जाए कि भाई इस तरह की हालत अफसरों की है, अधिकारियों की है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अधिकारी लोगों से कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करिए, जो उनकी जेन्युइन बात है उसको सुनिए, उसका निस्तारण करिए, और अगर आप निस्तारण नहीं कर सकते और लखनऊ के स्तर से हो सकता है तो लखनऊ भी उसकी पैरवी करके उसका निस्तारण करिए। और दूसरी तरफ अधिकारियों का एटीट्यूड इस तरह का है। अफसरशाही की मनमानी विधायकों को फर्श पर बैठाने के लिए मजबूर कर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ हम लोग तो ज़मीन के लोग हैं, हमें फर्श पर बैठना, ज़मीन पर बैठना, खेत पर बैठना, मुंडेर पर बैठना, हम लोगों को जनता ने प्रतिनिधि बनाया, जनता ने अपनी वोटों से चुनकर यहाँ पे भेजा है। अगर उनकी कोई समस्या होगी, उस समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? इन्हीं लोगों के पास। और अगर इनका व्यवहार इस तरीके का हो तो आप बताइए कौन आदमी कैसे अपनी बात रख पाएगा? साफ तौर पर अतुल प्रधान ने कहा कि जनता की समस्या को लेकर के कमिश्नर के पास पहुंचे थे, लेकिन कमिश्नर साहिबा ने कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके बाद देखा जाए तो विधायक काफ़ी नाराजगी में कमिश्नर कार्यालय के फर्श पर बैठे हुए हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।